नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज का अपना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अधिगम, चिंतन और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अपना पहला प्रश्न है, प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्य की ओर उत्तेजित करते हैं। यह जो परिभाषा है वो किस ने दी है? अपने पास ऑप्शन है मैकडूगल, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो या फिर वुडवर्थ। तो इसका सही जवाब है वुडवर्थ। ये जो परिभाषा है वो दी है वुडवर्थ ने। अपना अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। यह परिभाषा किसने दी है? गैरेट ने, रोस ने, वैलेंटाइन ने या कोई नहीं? तो ये जो परिभाषा है वो दी है रोस ने। क्या दी है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। अगला प्रश्न है, बाहरी अभिप्रेरणा से समावेशित किया जाएगा, यानी कि जो बाहरी अभिप्रेरणा है उस अभिप्रेरणा में किसको हम समावित करेंगे? प्रशंसा को, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी कि जो बाहरी प्रेरणा है उसमें प्रशंसा को भी शामिल करेंगे, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार और दंड, परिणाम का ज्ञान। ये जो सभी अपने ऑप्शन हैं वो बाहरी प्रेरणा के विकल्प हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। ये परिभाषा किसने दी है? गेट्स ने, गार्डन मर्फी ने, वुडवर्थ ने या क्रो एंड क्रो ने? तो इसका सही जवाब है गार्डन एंड मर्फी ने, और विकल्प नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यानी कौन सी विशेषता है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, आंतरिक रूप से जो मोटिवेट बालक होते हैं उनके लिए सही नहीं है? अपने पास विकल्प है कि वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊंचा प्रदर्शन करते हैं, वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प होगा जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि वे हमेशा सफल होते हैं। ये वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चिंतन के प्रमुख प्रकारों में है, यानी कि चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन या फिर प्रत्ययात्मक चिंतन? तो ये सभी जो हैं उपयुक्त सभी ये है अपने चिंतन के प्रकार। ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहाँ है? अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहाँ है? अपने पास विकल्प है वैलेंटाइन, सोरेंस, हरलोक या फिर वाटसन। तो इसका सही जवाब है सोरेंस। सोरेंस ने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? अपने पास विकल्प है अंतर्नोद का संबंध केवल लक्ष्य से है, अभिप्रेरणा का साधन से है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, अंतर्नोद उस ओर बढ़ाने में गति देता है। तो इसका सही जवाब है अपने विकल्प नंबर 4, अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, अंतर्नोद उस ओर बढ़ने में गति देता है। अपना अगला प्रश्न है,
किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए। यानी कि कोई बालक है, उसे उस कार्य करने में रुचि नहीं है, तो उस बालक में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रेरित किया जाना चाहिए। अपने पास विकल्प है पिटाई का डर दिखाकर, परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर, घर पर शिकायत का भय दिखाकर, या फिर छात्रों को समय समय पर सफलता एवं प्रगति का ज्ञान देकर। तो इसका सही जवाब होगा अपना विकल्प नंबर 4। छात्रों को समय समय पर सफलता एवं प्रगति का ज्ञान देकर भी हम उसे उस कार्य को करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उसमें उस कार्य करने के लिए रुचि पैदा कर सकते हैं। अपना अगला प्रश्न है, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो क्या परिणाम होता है। यानी कि जो दो अभिप्रेरणाएं हैं और वो आपस में मेल नहीं खाती है तो उसका परिणाम क्या होगा। अपने पास विकल्प है दुख, कुंठा, द्वंद्व या फिर प्रत्याहार। तो इसका सही जवाब होगा द्वंद्व। यानी कि जो कोई भी जब दो प्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम हमेशा द्वंद्व होता है, उन दोनों में अंतर्द्वंद चलता रहता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के आनुवांशिकी पैटर्न के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अभिप्रेरणा का जो आनुवांशिकी पैटर्न का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। अपने पास विकल्प है मास्लो, शेल्डन, एडलर या फिर लॉरेंज। तो इसका सही जवाब है लॉरेंज। अभिप्रेरणा का जो आनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत है वो दिया था लॉरेंस ने। किसने दिया था? लॉरेंस ने दिया था। अगला प्रश्न है, अंतर्निरोध सिद्धांत के अनुसार अंतर्निरोध के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्निरोध किस पर आधारित है? आपने पूछा है अंतर्निरोध जो है वो किसके ऊपर आधारित है, मूल प्रवृत्ति पर, संज्ञान पर, आवश्यकता पर या फिर प्रलोभन पर। तो इसका सही जवाब है आवश्यकता पर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। अपने पास विकल्प है मोशन, मोटम, मोटम या फिर मोटिव। तो इसका सही जवाब होगा मोटम से। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है। यानी कि जो अभिप्रेरणा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम से बना है। अपना अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है। पुरस्कार एवं दंड किस प्रकार के प्रेरक हैं? सकारात्मक प्रेरक, नकारात्मक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या फिर सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3। पुरस्कार एवं दंड जो है वो कृत्रिम प्रेरक है। अगला प्रश्न है, जो बालक जीवन में अत्यधिक प्रशंसा की इच्छा रखते हैं उनमें कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है। यानी कि जो बालक जीवन में अत्यधिक प्रशंसा करने की इच्छा रखते हैं उन बालकों में इनमें से कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है। अपने पास विकल्प है उद्दीपन अभिप्रेरणा, विरोधी अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। विकल्प नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया था। अभिप्रेरणा का जो मांग सिद्धांत है वो किसने दिया था। अपने पास विकल्प है शेल्डन, एडलर, लॉरेंज या फिर मास्लो। तो इसका सही जवाब है मास्लो। ये जो मास्लो है इसने अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाचिक अधिगम पाया जाता है। वाचिक अधिगम किन में पाया जाता है। अपने पास विकल्प है मनुष्य में, बिल्ली में, वनमानुष में या फिर उपयुक्त सभी में।
तो इसका सही जवाब है मनुष्य में। मनुष्य में ही वाचिक अधिगम पाया जाता है। अपना अगला प्रश्न है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? अपने पास विकल्प है आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या फिर स्वतः पूर्ति। तो इसका सही जवाब होगा पुनर्बलन। विकल्प नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि आवश्यकता के किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? अपने पास विकल्प है प्राथमिक, सामाजिक, असामाजिक या फिर जैविक। तो उपलब्धि आवश्यकता जो है वो एक सामाजिक प्रेरक है। कैसा है? सामाजिक प्रेरक है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अपना सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? यानी कि अपने को पूछा कि अधिगम प्रक्रिया का पक्ष कौन सा नहीं है। अपने पास विकल्प दे रखे हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है पुनर्बलन और चौथा है दबाव। तो इसमें उद्देश्य भी जो है वो अधिगम प्रक्रिया का पक्ष है, अभिप्रेरणा भी पक्ष है, पुनर्बलन भी अभिप्रेरणा का अधिगम प्रक्रिया का पक्ष है। तो कौन सा नहीं है? वो है दबाव। दबाव जो है अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। तो इसमें विकल्प नंबर 4 अपना सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? अपने पास विकल्प है संख्या संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण या कम मानसिक प्रक्रिया। जो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं उनमें संख्या संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की समझ बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है। यानी कौन सा शैक्षिक महत्व नहीं है थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का? मैं आपको बता दूं कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, जिसको हम टेप TAP, T से है तत्परता का नियम, A से है अभ्यास का नियम और P से है प्रभाव का नियम से भी जान सकते हैं। तो अपने पूछा हुआ प्रभाव का जो नियम है उसका शैक्षिक महत्व कौन सा नहीं है? तो आइए जानते हैं। अपने पास विकल्प है रुचि में वृद्धि, संवेग पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार या स्मरण शक्ति की कमी। तो इसका सही जवाब होगा स्मरण शक्ति की कमी। विकल्प नंबर 4 अपना सही है। अगला प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? RM गेने, वर्दिमर एवं अन्य, ब्लूम या फिर स्किनर। तो इसका सही जवाब है वर्दिमर एवं अन्य। इनको गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांतकार शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांतकार शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ हैं। अपने पास विकल्प है विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार पुनर्बलन किया जाए, व्यवहार का उचित पुनर्बलन किया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उचित व्यवहार को पुनर्बलित किया जाए। ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत का सार निहित है इसके अंदर। तो विकल्प नंबर 2 अपना करेक्ट है। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है वो दिया था
स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरक अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः हैं स्वातंत्र्य को हतोत्साहित करते हैं, मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करते हैं, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, या फिर बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। जिन बच्चों में उपलब्धि विप्रेरणा अधिक होती है तो उनके माता पिता प्रायः क्या करते हैं? यानी कि ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।